हेलो दोस्तों, आप सबको सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अक्षय है, जो कि मेरा असली नाम नहीं है। हरियाणा में रहता हूँ और सर की वीडियोस 2021 से लगातार देख रहा हूँ। मुझे सर की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। बात 2016 की है, जब मैं अपने परिवार के साथ अपने गाँव बिहार में अपने ही कज़न की शादी में शामिल होने गया था। शादी हो जाने के बाद हम एक दिन अपने मामा जी से मिलने गए, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो जिस ब्लॉक में काम करते हैं वहाँ सभी एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट की तरफ से छोटे छोटे घर मिले हैं। खैर, वहाँ डिनर करने के बाद जब सोने का समय हुआ तब फैमिली मेंबर ज़्यादा होने के कारण मामा जी के घर में जगह कम पड़ गई। बस इसी वजह से मामा जी ने अपने एक दोस्त, जो कि छुट्टी लेकर गाँव गया था, उनका रूम खाली पड़ा था, तो ठीक उन्होंने मुझे और पिताजी को उस रूम में सुला दिया। मामा वहां से वापस अपने घर चले गए। साथ ही मेरे पिताजी की हमेशा से एक आदत थी, वो हमेशा सोने से पहले अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाकर उसे सुनते सुनते सो जाते हैं। उस रात भी पिताजी ने ऐसा ही किया। मैं भी ठीक पिताजी के साथ ही अपोजिट फेस करके सो रहा था। आपको तो मालूम ही है, नई जगह पर अजीब लगता है, जल्दी से नींद नहीं आती। मैं बस अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। धीरे धीरे जैसे ही हनुमान चालीसा बंद हुई तो उसके 5 मिनट बाद मैंने महसूस किया कि हम जो चौकी पर सोए थे वो थोड़ी सी अचानक से हिली। मेरा फेस पिताजी के अपोजिट साइड था। मुझे लगा शायद कहीं उन्होंने करवट ली होगी। मैंने एक बार को इग्नोर किया, पर तभी अचानक मेरे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। यकीन मानिए, उस वक्त मुझे थोड़ा डर लगने लगा, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई, और तो और जिस चौकी पर हम लोग सोए हुए थे वो भी तेजी से हिलने लगी। मैंने बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वाकई मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, मैंने देखा कि मेरे पिताजी अपने हाथ सर पर रखकर लेटे हुए थे। वो लगातार मुझे ही देखे जा रहे थे। उनका फेस एकदम सफ़ेद था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे पिताजी हैं। उस वक्त वो कांप रहे थे और ठीक बहुत ज़्यादा गुर्रा रहे थे। बीच बीच में रोने की आवाज़ भी आ रही थी। ये सब देखकर मैं शॉक हो गया। डर के मारे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। उसी वक्त नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने मन में हनुमान चालीसा का नाम लेकर पिताजी के कंधे पर धीरे से हाथ रखा और तेजी से चिल्लाया, पिताजी। इतना कहते ही ऐसा लगा मानो जैसे पिताजी अचानक से होश में आ गए। मैंने पिताजी से पूछा कि आपको क्या हुआ था। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने तुरंत ही मामा को फ़ोन किया। मैंने उन्हें जल्दी आने को कहा। 5-7 मिनट में वो वहाँ पहुँच गए। मैंने जल्दी से ये सब कुछ मामा को बताया। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई शायद बुरा सपना देखा होगा। वैसे ये कमरा मेरे किसी मुस्लिम दोस्त का है, पर तुम एक काम करो, तुम दोनों हमारे रूम पर सो जाओ, मैं अकेला यहाँ सो जाता हूँ। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो मुझे और पिताजी को अपने रूम में सुलाकर खुद वापस यहाँ पर आ गए। अब हम आराम से सो रहे थे, लेकिन कुछ 1 घंटे के बाद मामा वापस आ गए। उस वक्त वो कुछ अगरबत्तियां लेकर जाने लगे। तब मैंने पूछा कि मामा जी क्या हुआ। सामने से उन्होंने कहा, कुछ नहीं, वहाँ कुछ ज़्यादा ही मच्छर है, इसीलिए अगरबत्ती लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे और पिताजी को उनका फेस देखकर महसूस हो रहा था कि शायद उनके साथ भी कुछ तो हुआ है। लेकिन मामा जी अपनी बात करके वहाँ से निकल गए। पर लेकिन आधे रास्ते से वापस आकर वो अपनी 8 साल की बेटी उसको अपने साथ ले गए। उन्हें देखकर साफ साफ लग रहा था कि शायद वो भी डर रहे हैं। पर खैर, इसके बाद हमने इस बारे में उनसे कुछ नहीं पूछा। और जब 2022 में हम दोबारा वहाँ पर गए, तब मामा जी ने बताया कि उस रात उनके साथ भी वैसा ही हुआ था, मगर मैं उतना नहीं डरा, वरना मैं वहाँ सोता ही क्यों। दोस्तों, मेरे पास ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि खुद मेरी आंखों के सामने घटी हैं, जिसे मैं समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। बाकी ये कहानी मेरी इतनी ही थी। धन्यवाद। दोस्तों, उन्होंने अपना असली नाम तो नहीं बताया, मगर कहानी इनकी बहुत अच्छी थी। मैं इनकी कहानी को दिल से सलाम देता हूँ। बाकी आइए ले चलता हूँ आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने इससे पहले भी एक कहानी भेजी थी जो कि मेरे सगे संबंधियों के साथ बीती थी, जो कि एक सच्ची घटना थी। पर इस बार हाल ही में मैं अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं,
जब बच्चे 16 या 17 साल के हो जाते हैं तो उस वक्त उन्हें घूमने का एक जुनून रहता है। कई बार तो उन्हें कोई ऐसी जगह पसंद आ जाती है जहां उन्हें बार बार जाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं भी 11वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर सोचा कि अब हम डेली रात को ड्राइव पर चलेंगे, स्कूटी या सिर्फ साइकिल से। हमने इस चीज़ की शुरुआत वहाँ से की जहाँ से हम रात में अक्सर अपना समय बिताते थे। वो जगह हमारे लिए एक अड्डे की तरह हो गई थी। वहाँ हमने बहुत यादें बनाई थी। उस जगह को दलदल सीनी के नाम से जानते हैं। असल में वो शहर का एक थोड़ा आउटर एरिया है। वहाँ आबादी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। वहाँ की चारों ओर की जगह पेड़ों से घिरी हुई है। अक्सर चहल पहल भी कम रहती है। वहाँ पर शांत एकांत में हमें एक जगह मिली जो कि एक ग्राउंड था। वो उस वक्त चारों ओर से पेड़ों से ढका हुआ था। वो जगह हमारी फेवरेट जगह बन चुकी थी और ये शुरुआत हमने वहीं से की थी। हमने अब तक उस ग्राउंड के आगे जाने की नहीं सोची थी। हमें नहीं मालूम था कि उस ग्राउंड से आगे की रोड और कहाँ तक जाती है। बस यही देखने के लिए हमने ये प्लान किया और हम 4 दोस्त स्कूटी से उस ठंडे एकांत रोड पर आगे की ओर बढ़ते चले गए। हमें नहीं मालूम था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। रास्ते में चलते चलते हमने बहुत बार गौर किया कि रोड एकदम खाली है, पर कोई ना कोई बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है। एक बार को तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारा वहम होगा, पर जब ये चीज़ें सबको दिखी तो सबकी डर के मारे हालत खराब हो गई। हम उस वक्त करीब 10 से 12 किलोमीटर सीधा आगे आ चुके थे। वो रास्ता शुरू से अंत तक एक जैसा ही दिख रहा था। डर के कारण हमने गाड़ी वापस घुमाने का तय किया। डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हम जितनी तेज़ी से भगा सकते थे उतनी ही तेज़ी से वापस जा रहे थे। उस वक्त भी हमें ये चीज़ें बार बार दिखने लगी जो कि एक कुत्ते के आकार की थी। वो ठीक कुत्ते की तरह ही हमें घूर भी रही थी। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनका आकार तो कुत्ते जैसा था, लेकिन रफ्तार में बिल्कुल इंसान और देखने में एक राक्षस टाइप। सच कहूँ तो कई बार उन्होंने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मन में डर इतना था कि हम ब्रेक लगा ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार हमें जैसे ही अपना ग्राउंड नजर आया तब जाकर कहीं हमारी सांस में सांस आई। लेकिन दोस्तों, हमें नहीं मालूम था जिस चीज़ को हम राहत समझ रहे थे असल में दर्द तो वहीं था। हम सब ने गाड़ी रोककर थोड़ा आराम करने का सोचा। हम सब सोच ही रहे थे कि अभी हमने ये सब क्या देखा था। ऊपर वाले का बार बार शुक्र अदा कर रहे थे कि आज हम सारे बच गए। हम सब आपस में बात कर ही रहे थे। हमारे ग्राउंड के पीछे जो जगह है वो सारी पेड़ों से ढकी हुई थी। हमें ठीक वहाँ से अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। हम समझ चुके थे कि ये बला अभी तक नहीं टली, बल्कि अब और भयानक होने वाली है। हमने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की, मगर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोस्तों, उस ग्राउंड से हमारी सिटी कम से कम 4 किलोमीटर दूर थी और वहाँ से अंदर आते आते वो रोड एकदम शांत हो जाता था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो जगह एकदम शांत थी। बाकी दोस्तों, वो रोड जैसे ही स्टार्ट होती है तो इस ग्राउंड में आने के लिए शुरुआत में 3-4 रास्ते इधर उधर खुलते हैं, लेकिन वहाँ तक अकेले जा पाना हमारे बस की नहीं थी। उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने कहा कि छोड़ो ये सब और चलो यहाँ से, चलो भागते हैं। हमने ठीक वही किया। हम भागते चले गए इसी उम्मीद में कि रास्ते में शायद कोई तो मददगार मिल ही जाएगा। हम सब करीब 2.5 किलोमीटर आगे तक पहुँच चुके थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें रास्ते में एक टेम्पो वाला मिला जो कि वहीं पास के खेतों से सब्जी ले रहा था। हमने उन्हें अपने साथ बीती हर एक बात बताई। उन्होंने हमें मेन सिटी तक छोड़ा और फ़ोन करके हमारे घर वालों को भी बुलाया। दोस्तों, हमारी स्कूटी वहीं छूट चुकी थी, इसीलिए उस स्कूटी को वापस लाने के लिए हम एक अपार्टमेंट के एक अंकल के साथ गए। रास्ते में चलते वक्त अंकल ने हमें बताया कि इस ग्राउंड के ठीक दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान है जो कि कई सालों से बंद पड़ा है। शहर से बाहर होने के कारण यहाँ 5 सालों से कोई नहीं दफनाया गया। समय के साथ यहाँ पर बदलाव ना होने के कारण पेड़ पौधों ने विशाल रूप ले लिया, जिसके कारण कब्रिस्तान अब आसानी से दिखता नहीं है। दोस्तों, हमारा यकीन करें, जब ये बात हमने सुनी तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, बिल्कुल यकीन नहीं हो पाया कि जिस जगह पर हम पिछले करीब 1 साल से अपना समय गुजार रहे थे वो ठीक एक कब्रिस्तान की खाली ज़मीन थी। दोस्तों, हम अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही उससे हमारा पाला पड़ा। इससे पहले हम अक्सर कोचिंग के बाद आधा 1 घंटा वहाँ पर मिलकर बैठते थे। उन दिनों हम साइकिल पर होते थे। हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, मैं आप सभी को एक राय देना चाहता हूँ, वो भी खासकर लड़कों को। होता ये है
कि हम कई बार दोस्त मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर माहौल एकदम शांत होता है और बैठने में बहुत अच्छा लगता है। मगर दोस्तों, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उतने तक तो ठीक है। बाकी आप सोचिए, अगर कोई हवा या कोई भी साया आप या आपके किसी भी दोस्त को लग जाए तो बात फिर कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। इसीलिए मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि जंगलों वाले इलाकों में हमें ज़्यादातर नहीं घूमना चाहिए। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी। आपसे एक बात कहूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हर कोई अपनी कहानी सुनाने के बाद हम सबको एक राय देता है। और सच कहूँ तो वो राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है, मगर उस कहानी में जो चीज़ें छुपी होती हैं वो जानने के बाद आपको उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम कुलदीप वर्मा है और मैं हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक ऐसी भूतिया घटना बताना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुई, वो भी लॉकडाउन के समय में। दोस्तों, जब पहला लॉकडाउन लगा तो हमने कुछ मजबूरी के कारण, उसको आप एक तरह का कर्ज समझ सकते हैं, हमारे घर वालों के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था जिसके लिए हमें उस वक्त मकान बेचना पड़ा। हमने अपना मकान पहले ही लॉकडाउन में बेच दिया था और लॉकडाउन के अंदर ही दूसरा प्लॉट लेकर हम उसमें मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, दिन में तो मकान का मटेरियल नहीं आ पाता था, तो रात में हमें 2 से 3 बजे के बीच चुपचाप ट्रक मंगवाने पड़ते थे। एक रात की बात है, पिताजी ने मुझे रात के 2 बजे उठाया, कहने लगे कि मेरे साथ चलो। दोस्तों, जिस जिले में हम रहते थे उसमें एक छोटी सी कॉलोनी विजयनगर में, उसमें एक छोटी सी कॉलोनी थी जिसका नाम विजयनगर है। हम ठीक उसी में रह रहे थे। बाकी मैं मुंह हाथ धोकर अपनी बाइक लेकर चल पड़ा। हमने सोचा कि रेवाड़ी के अंदर से जाएंगे तो पुलिस वाले मिल सकते हैं। हमने बाहर से ही जाने की सोची। हम ठीक जैसे ही अपने चौक के अगले चौक पर पहुंचे तो पिताजी ने कहा कि बाइक रोको, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। वो थोड़ा घबराए हुए थे। मैंने पिताजी से पूछा कि यहाँ से क्या हुआ, ये रोड ठीक तो है, यहीं से चलते हैं। दोस्तों, मैंने बाइक नहीं रोकी, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा तेज चलाओ। दोस्तों, जैसे ही अगला चौक आया तो अचानक से मेरी बाइक स्लिप होकर नीचे गिर पड़ी। दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पिताजी ने मुझसे कहा कि उठो और भागो। मैंने कहा मेरा पैर दर्द कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरा पैर टूट चुका था। पिताजी ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे उठा के भागने लगे। उसी वक्त अचानक पीछे से पत्थर फेंकने की आवाज़ें आने लगी। उन पत्थरों की वजह से मुझे बहुत चोटें आई। पर खैर, थोड़ी सी आगे चलने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह ठीक ऐसा लग रहा था जैसे किसी पत्थर से कुचल रखा हो। मैं एकदम से घबरा गया और नीचे गिर गया। मैंने पिताजी को जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे पहले ही देख लिया था, तभी मैं बाइक मोड़ने को कह रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। दोस्तों, उसी वक्त बगल से एक पुलिस वाले की गाड़ी गुजर रही थी। पिताजी ने तुरंत भागकर उस गाड़ी को रुकवाया। पुलिस वालों ने कहा कि 2 महीने पहले यहाँ पर एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके सर पर बहुत चोटें आई थी और ठीक सर भी कुचला हुआ था। खैर, जल्दी से गाड़ी में बैठो। दोस्तों, इसके बाद मेरी मुलाकात सीधा डॉक्टर से हुई। मेरी टांग की हड्डी टूट चुकी थी जिसमें एक रॉड डली हुई है। दोस्तों, इसके बाद से कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मेरे पैर में दर्द होने लगा। ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे पैर के ऊपर कोई बैठा हुआ है। दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। माँ ने पिताजी से कहा कि कुलदीप काफ़ी दिन से कमज़ोर होता जा रहा है। पिताजी ने मुझे तुरंत बाबा को दिखाया। बाबा ने दूर बैठे बैठे ही मुझसे कहा कि इस लड़के के ऊपर एक आत्मा का वास है। दोस्तों, उन्होंने अपने झोले में से कुछ राख दी और कहा कि एक चुटकी अपने मुंह में डालो। मैंने जैसे ही वो राख की चुटकी मुंह में डाली और उसके बाद ही मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। दोस्तों, बाबा ने मेरे पैर पर राख लगाई और थोड़ी सी सुई चुभाकर मेरे पैर का हल्का सा खून एक धागे में बांध कर रख लिया। यकीन मानिए, उसके बाद से मैं अब तक ठीक हूँ। नहीं मालूम दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगेगी, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कुलदीप वर्मा की कहानी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके पैर की एक हड्डी टूट गई। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको
हमारी अगली कहानी की तरफ, जो कि एक तरह के 2 छोटे किस्से हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। उसने मुझसे कहा था कि वो पहले किसी बिल्डिंग में रहता था। उसने बताया कि एक रात वो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। 2 या 3 बजे के आसपास उसको अचानक से प्यास लगी। वो ठीक जैसे ही पानी लेने के लिए पहुंचा तो अचानक उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर जब वो देखने गया कि शायद मम्मी उठ गई है, लेकिन जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ सो रही थी। साथ ही उसके पिताजी भी चुपचाप सो रहे थे। और ठीक जब वो वापस किचन में गया तो उसने पाया कि पानी का जो गिलास उसने भर कर रखा था, अब वो एकदम खाली पड़ा है। वो सोचने लगा कि मैंने अभी अभी पानी भरा था तो ये खाली कैसे हो गया। उसको लगा कि शायद नहीं भरा होगा। वो ठीक दोबारा गिलास में पानी भरने लगा। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ आई, जो कि उसका नाम लेकर उसको बुला रही थी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब वो पानी पीने लगा तो अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने एकदम से पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एक काली सी चीज़ रफ्तार में तेज़ी से वहाँ से निकल गई। उस वक्त उसके पसीने छूट गए। फिर उसको अचानक से खिड़की की तरफ से किसी की आवाज़ आई। उसने किचन की विंडो में देखा तो उसने देखा कि शायद वहाँ कोई खड़ा है। उसने बताया था कि वो जो भी था देखने में बहुत डरावना लग रहा था। उसकी पीली चमकती आंखें और एक काला सा कंबल ओढ़े था। वो ठीक उसको बुला रहा था, लेकिन इसके आगे कुछ होता इससे पहले ही वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे और वो अपने रूम में ही था। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, किचन में क्या कर रहा था। उसने रात की बात सारी की सारी अपने घर वालों को बताई। माँ ने कहा कि सामने वाली बिल्डिंग हॉन्टेड है। उधर कुछ साल पहले एक सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हुई थी। अक्सर वो गार्ड सबको दिखता है। बस इसके बाद से ही उन्होंने वो जगह छोड़कर कहीं और चले गए। बस इतनी ही कहानी बताई उसने। आइए दोस्तों, दूसरा किस्सा सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सतबीर है। मैं बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2017 की है, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। हुआ कुछ ऐसा कि उन दोनों मेरे पिताजी का काम कुछ ऐसा चल रहा था कि उनके आने जाने का कुछ पता नहीं रहता था। वो लेट नाइट घर आते और सुबह हमारे उठने से पहले ही चले जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे पिताजी घर ही नहीं आए। एक रात मैं अपनी माँ से बातें कर रहा था। बात करते करते रात के 1:30 बज गए। मैंने माँ से कहा कि पिताजी को देखे कई दिन हो गए, जब वो ऑफिस से आए तो मुझे उठा देना। दोस्तों, उसी वक्त पिताजी घर पर आ गए और वो कुछ अपने साथ फल वगैरह भी लाए थे। मैंने एक सेब खाया और बाकी एप्पल रसोई घर में रखने चला गया। हमारी रसोई उस वक्त रूम से अलग कुछ दूरी पर बनी हुई थी। मैंने फ्रिज खोला और उसमें फलों की थाली खोलकर फल रखने लगा। उसी वक्त अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने एक झटके से जब पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसी वक्त अचानक से लाइट और चली गई। अब मुझे डर लगने लगा। मैं सिर्फ उस वक्त 12 साल का था और ऐसे में डरना एकदम लाजमी था। अंधेरे में मुझे रसोई के एक कोने से पायल की आवाज़ आने लगी। मैं जितना ध्यान से सुन रहा था वो आवाज़ उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। फिर वो पायल की आवाज़ ऐसे आने लगी जैसे कोई उस तरफ से पायल पहन के भागता हुआ रसोई के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। यकीन कीजिए, मेरा पूरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को आवाज़ दी और ठीक मैं वहाँ से भागता हुआ अपने बिस्तर में घुस गया। माँ मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैं कुछ बताता कि तभी लाइट आ गई। मैंने देखा कि पिताजी सो चुके हैं। माँ ने मुझे भी चुपचाप सुला दिया। इसके बाद जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे हल्का फुल्का बुखार था, पर जल्द ही मैं ठीक हो गया। बाकी दोस्तों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। और तो और उस दिन के बाद से मेरे साथ आज तक और कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आखिरी किस्सा सुनाने के बाद मैं अपनी आवाज़ को विराम देना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं यूपी के उज्जैन ज़िले से हूँ। मेरे गांव का नाम कछलिया चांद है और ये कहानी मेरे साथ ही घटी है। ये कहानी मेरे साथ करीब 3-4 महीने पहले हुई थी। उस समय लहसुन की कटाई का काम चल रहा था। दिन भर तो हम लहसुन की कटाई करते और रात में मेरे पिताजी वहाँ पर सो जाया करते थे। एक दिन काम करते करते पिताजी ने मुझसे कहा, आज तू यहीं रुकना, मुझे घर में कुछ काम है। मैं ठीक रात को 11 या 12 बजे तक आ जाऊँगा। उसके बाद तू बाइक लेकर वापस घर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। सबके सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं चुपचाप बैठकर मोबाइल देखने लगा। 12 बजते ही जैसे ही मेरे पिताजी आए तो मुझे कहने लगे कि तू घर जा।
मैंने कहा ठीक है। वैसे सच कहूँ तो मुझे रात में थोड़ा डर लग रहा था। मेरे मोबाइल की बैटरी 49% हो चुकी थी। मैंने सोचा कि कानों में ब्लूटूथ लगाकर गाने सुनते हुए चला जाऊंगा। तो ठीक जब मैं अपने मोबाइल में गाने चालू करने लगा तो मैंने पाया कि अचानक से मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो चालू नहीं हुआ। पर खैर मैंने बाइक स्टार्ट करी और सीधा घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते वक्त अचानक मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। जब मैंने इधर उधर देखा तो मैंने किसी को नहीं पाया। थोड़ी दूर और चलने के बाद एक आवाज़ और आई। वो आवाज़ क्या कह रही थी मुझे समझ में नहीं आया। पर दोस्तों, गांव के थोड़े ही पास एक मंदिर है। जब मैं उस मंदिर से आगे पहुंचा तो मेरा मोबाइल अचानक से ऑन हो गया। ये सब देखकर मैं एकदम खुश हो गया। उसी वक्त मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे। मुझे याद आया कि एक लॉकेट है जो कि मेरे गले में हमेशा रहता है। शायद कल नहाते वक्त वो मुझसे घर पर ही छोड़ गया। अब शायद इस कहानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ ये जो भी वाक़या हुआ इसमें कहीं ना कोई राज तो ज़रूर छुपा है। बाकी इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।